मैं जब यहाँ देखने के लिए आया तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे दृश्य नहीं देखे हैं। मुझे लगा कि 150 साल पहले ग्रामीण भारत में ऐसे ही सब कुछ हुआ रहता होगा और ऐसे ही घी बनता रहा होगा। देखिए, अब आपको मैं ले चलता हूँ गौशाला में, और ऐसी भव्य इतनी शानदार गौशाला आपने देखी नहीं होगी। व्यवस्थित, साइंटिफिक, यह है गिर अमृतफल गौशाला। गौशालाओं के मामले में और गायों के बारे में इंडिया इस वक्त नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में, और ब्राजील सबसे उन्नत तरीके से अगर गौशाला और गायों के बारे में वो जेनेटिक्स पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमारी एक संस्था भी है IFZCI, जो कि इंडियन फार्मर्स को और जो लैटिन अमेरिकन के फार्मर हैं वहाँ से हम टेक्नोलॉजी इनके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया में कृष्णमोहन जी जितनी मुझे जानकारी है, गायों की ब्रीड सबसे अच्छी इंडियन मानी जाती है। कच्ची घानी के नाम से न जाने कितने सरसों के तेल मार्केट में भी मिल रहे हैं, लेकिन असल कच्ची घानी इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल जो पुराना गमई ग्रामीण तरीका था, जो वो उस तरीके से ये सरसों का तेल यहाँ पर निकाला जा रहा है। कृष्णमोहन जी अब हमको इस पूरी गौशाला का भ्रमण कराएंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। गायों के बारे में, दूध के बारे में, घी के बारे में आपको एक से एक दिलचस्प जानकारियां मिलेगी। नमस्कार। आपको ये मथते हुए महिलाओं को देखकर लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। दरअसल मुझे देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब से गांव और घर छूटा, हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी, अब सबके घर गाय तो रहती नहीं है, तो गाय का और घर का देसी घी मिलना मुश्किल हो गया। मुझे देसी घी के बगैर नॉनवेज भी और वेज भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो मेरे एक मित्र हैं रोहित बिष्ट, जो कि इंडिया टीवी में हम लोगों के साथ थे और बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता के करियर में इनका रहा है, लेकिन कोरोना के समय इन्होंने अपना पत्रकारिता का पेशा छोड़कर गायों के लिए काम करना शुरू किया और गिर गायों के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया। इनकी एक गौशाला भी है। मैंने बातचीत में इनसे जिक्र किया कि देसी घी कहाँ से मिलेगा, अच्छा कहाँ मिलेगा, तो इन्होंने मुझे पहले तो घी कहा कि गिर का घी खाना चाहिए, सबसे अच्छा देसी गायों का जो घी होता है सबसे अच्छा होता है। लेकिन बातचीत के क्रम में इन्होंने कहा कि आपको चलिए सोहना में ले चलते हैं, गुड़गांव के पास, जहां देश की गिर गायों की सबसे बड़ी गौशाला है, और वहां पर किस तरीके से घी बनाया जाता है एकदम बिल्कुल गाँव के अंदाज में और गमई व्यवस्था में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जब यहाँ देखने के लिए आया तो मुझे पता नहीं क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे दृश्य नहीं देखे हैं। मुझे लगा कि 150 साल पहले ग्रामीण भारत में ऐसे ही सब कुछ हुआ रहता होगा और ऐसे ही घी बनता रहा होगा। तो मैं सबसे पहले रोहित जी से बात बाद में करूँगा, आपको ये दिखा देता हूँ और तरीका दिखा देता हूँ कि कैसे ये महिलाएं, 5 महिलाएं देखिए बैठी हुई हैं। इनकी तस्वीरें ऐसे देख करके वो भगवान श्री कृष्ण की समय की बातें सब याद आने लगती हैं। वो मक्खन, वो मथनी। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं रोहित भाई। यहाँ मैं पूरी गौशाला दिखाऊंगा, गायों के प्रकार बताऊंगा। अगर आपको गौशाला, गाय और घी और उनके दूध में इंटरेस्ट है, उनकी प्रजातियों में इंटरेस्ट है, और उससे आपके जीवन में मतलब बीमारियों से, देसी गायों के दूध से आप कितना दूर रह सकते हैं, आज थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही दिलचस्प जानकारी। राजनीतिक बातें तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए मेरा इंटरेस्ट गाय, ग्रामीण, गांव, खेती किसानी में बहुत ज़्यादा है। तो आपको दिखाता हूँ। रोहित भाई,
अब आप मुझे ये घी बनने की पूरी ये मथनी तो मैंने देख ली, यहीं से शुरू किया। ये सब दूध गिर गायों का ही है? हाँ, ये सब दूध गिर गायों का है। और जो गिर अमृतफल गौशाला है, यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा गिर गौवंश है, क्योंकि और भी नस्ल की गायें हैं, लेकिन इस वाले स्थान पर 500 से ज़्यादा गिर गौवंश है। और ये उन्हीं का दूध है, क्योंकि हालांकि सभी भारतीय गौवंश का दूध उतना ही गुणवत्ता वाला जितना गिर वाला है, लेकिन हम गिर पर काम करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि गिर का दूध सर्वोत्तम है। गुजरात के गिर इलाके में गिर गाय पाई जाती है। जी, लोग काठियावाड़ कहते हैं काठियावाड़, लोग कहते हैं गुजरातियों ने गिर की ब्रांडिंग भी बहुत तगड़ी कर दी। यही है, यही वजह है कि गिर आज पूरी दुनिया में, चाहे ब्राज़ील हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हो और पूरा देश हो, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक आपको गिर मिलेगी, और सर्वाइवल और अच्छी कंडीशन में अच्छा दूध देने वाली। तो देखिए इसमें दूध गर्म हो रहा है। हमारे तरफ औटा हुआ दूध कहते हैं भोजपुरी में, और ये हमारे यहाँ इसको हारा कहते हैं। ये बाहर का जो इसका ये है पर हाँ। इसका बाउंड्री है, ये हारा है। मिट्टी के बर्तन में, उपलों में आग लगा के बहुत हल्की आंच पे धीरे धीरे कई घंटे तक दूध को बॉयल किया जाता है। अगर मैं उठा के आपको दिखाऊं, ये छेद इसलिए बनाए गए कि बॉयल ना हो, ताकि ऊपर फ्लो करके ना फ्लो करके ना निकले। देखिए ये दूध ऐसे, बताइए ये सब आज के ज़माने में गांव में सब खत्म हो गया। हाँ, तो ये पहला चरण है, दूध पहला। निकल गया। दूध निकलने के बाद अब ये यहाँ पर ये बेसिकली दूसरा चरण है। पहला चरण दूध निकलना, दूसरा दूध के बाद चरण यहाँ बॉयल होना, दूसरा चरण। फिर जब इस- बॉयल हो गया तो इसमें जमून से इस पर डाल दिया। जामुन बोलते हैं, हमारे तरफ जोरन बोलते हैं। हाँ, जोरन, कहीं जामुन, कहीं कुछ, कहीं जमई, अलग अलग शब्द हैं। उसमें दही का थोड़ा सा जो जोरन या जामुन होता है वो डाल दिया, उसको डाला, वो तीसरा चरण। और इस तरह के बर्तन में उसको मिट्टी के बर्तन में दही बना लिया। हाँ। जब दूध एकदम लाल हो जाता है उसके बाद, फिर जब दही जम गया, दही तो यहाँ जमने आ के गए। बाद ये चरण ये देखिए ये चरण शुरू हो गया। इसकी मथनी, ये कितनी देर तक मथते हैं? ये लगभग आधा घंटे में आपका मक्खन ऊपर आ जाएगा, पीला मक्खन, स्वर्णसार मक्खन। और फिर वो मक्खन जब ये कलेक्ट कर लेंगे सभी लोग एक बर्तन में, वो वहाँ पहुँचेगा। हाँ ये देखिए, यहाँ मैं दिखाऊं, ये मक्खन अभी आ रहा है, मुझे लग रहा है 10 मिनट में और हाँ, मथने के बाद हाँ, ये 10 पूरा ऊपर आ जाएगा। और जब ये पूरा ऊपर आ जाता है मक्खन, तो इसको बहुत धीमी आंच पर लकड़ी के, फिर से ये मिट्टी सब के आपको देखिए देखने को नहीं मिलेगा। देश में गिर गौशाला बहुत सारी है। मैं हरियाणा गया था, वहाँ 2-2 हज़ार गायों की गौशाला, बड़ी बड़ी गौशाला है। लेकिन नस्ल के हिसाब से, सफाई के हिसाब से, और जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो ऐसी गौशाला देश में दूसरी कोई नहीं है ना। हम ये कहते हैं कि हमें दूध अपनी स्थानीय नस्लों का पीना चाहिए। तो भारत की जितनी गौवंश हैं वो सर्वोत्तम है दुनिया में, ये हमारा मानना है, बीइंग अ भारतीय, और उसके दूध में वो गुणवत्ता है। तो ये उसी दूध के बाद अब जब ये हम दही जमा के और मथ के जब मक्खन आ गया, ये मक्खन आ गया। मक्खन आ अब गया। मक्खन को बहुत कम आंच पे ऐसे धीमे करके धीमे धीमे देखिए, फिर ये आपको जब ये धीरे एकदम धीरे लाल सोने जैसा जब रंग हो जाएगा, इसीलिए इसका तो- नाम भी है हाँ। स्वर्ण। क्या नाम है? स्वर्णसार बिलोना देसी घी। अब ये घी बन गया। हाँ। बनने के बाद ये इस तरह का वही पैकेट है क्या? ये हमारी पैकिंग है। ये देखिए पैक होता है, ये 1 लीटर है। और ऐसा घी आप बहुत रेयर पाएंगे। पहले तो आपका इंटरेस्ट ये होगा, ये देखिए ये जो कलर है ना, ये जो स्वर्ण वाला कलर है, वही देसी गाय के, तो आप गिर गाय सोच रहे होंगे कि पहली बात तो ये है कि इस गौशाला में कोई प्रोफेशनल या बिक्री के लिए या कोई इसके प्रमोशन के लिए या आप खरीदें, इतना इनके यहाँ उत्पादन ही नहीं होता है। तो कोई व्यावसायिक लाभ के लिए ये गौशाला नहीं है, अपने शौक के लिए है। दूसरी बात, मैं बड़ा परेशान पिछले कई साल से था कि ये 800, 900, 1000 रुपए में जो ये घी मिल रहा है, वो चमकता तो वैसे ही है दाल में या किसी चीज़ में डालने पर, लेकिन उसकी महक और उसका स्वाद वैसा नहीं था जैसा हम गांव के घी में पाते हैं। तो मैंने रोहित भाई से चर्चा की कि 800, 1000 का जो घी आ रहा है, ये तो यार कुछ समझ नहीं आता। तो आप यकीन मानिए, अगर सही में देसी घी होगा गाय का, वो किसी भी सूरत में 2000, 2200 रुपए से कम नहीं हो सकता।
और दुनिया में या देश में भी कोई भी आदमी डेयरी से यानी दूध बेचकर डेयरी का खर्चा निकालना चाहेगा, जिंदगी में नहीं निकाल सकता। बिल्कुल नहीं। इसका मैं एक थोड़ा सा गणित बता दूं, सिंपल सा, जो हर किसी के समझ में आएगा, और आज के बाद वो देसी गाय जब बात होगी तो उनका घी क्यों महंगा होता है ये समझ जाएगा। घी का सीधा सीधा मतलब है फैट। जितना अधिक फैट होगा उतने कम दूध से घी बन जाएगा। इसीलिए जब हम भैंस की बात करते हैं तो भैंस के कम दूध से घी जल्दी बन जाता है 1 लीटर। तो लेकिन जो देसी गौवंश है, और खासकर गिर और साहिवाल, राठी, कांकरेज, ये इनका लगभग फैट लेवल 4 से 5, 5.5 तक रहता है। तो इन गायों का लगभग 28 से 30 लीटर, 25 से 30 भी हो सकता है कभी कभी किसी मौसम में, मौसम वाइज भी वेरी करता है। तो 25 से 30 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनता है। अब आप सीधे साधे आप कॉस्टिंग निकाल लीजिए, आपके एरिया में दूध की क्या कीमत है। अगर दिल्ली एनसीआर में 100 से 150 रुपये लीटर है, या 80 रुपये से 120 रुपये लीटर है, तो दूध की कॉस्ट कितनी होगी। और उसके बाद आपकी लेबर कॉस्ट है, आपकी पैकिंग कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है, कई प्रकार के कॉस्ट लगने के बाद आपके घर में कितने रुपए में आएगा। तो यहाँ तो जिस हिसाब से मामला है, महीने में कितना देसी घी पैदा हो पाता होगा इस गौशाला से? देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये व्यावसायिक ये संस्थान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि ये पैशन से ज़्यादा है, पैशन से ही शुरू हुआ। और आज भी यहाँ जितने प्रकार का खान पान किया जाता है उतना इंसान नहीं खाता है। मैं बता, ये 3,500 या 4,000 रुपए, ये 4390 4390 4,390 रुपए का ये देसी घी है। बहरहाल ये आपको मार्केट में उपलब्ध इसलिए भी ये तो नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उतना उत्पादन ही नहीं, ना प्रोफेशनली इसको मार्केटिंग के लिए और इसके लिए बेचने का। ये एक पैशन है। पैशन किसका है और मैं कहाँ पर आया हूँ, अब इसकी चर्चा के लिए मैं आपको इसके बाहर ले चलता हूँ और कृष्ण मोहन जी से मिलवाता हूँ। तो ये जुनून, ये जोश, ये उत्साह, ये शौक 2 भाइयों का है। कृष्ण मोहन जी है, मदन मोहन जी इनके भाई हैं। कृष्ण मोहन जी ये गौशाला देखते हैं। इनको मैं पिछली बार जब मिला था तो इनके गाड़ियों के शौक की वजह से मैंने आपको विंटेज कार का सब कुछ दिखाया था। अब आप ये पहले फार्म देखिए इनका। ये 19 एकड़ का फार्म है, ये सोहना ज़िले में लगता है। और इस 19 एकड़ के फार्म में ऑर्गेनिक बीटरूट यानी कि बीट चुकंदर, चारा चुकंदर और गाजर। ये पूरा खेत जो है ये लबा पड़ा है गाजर और चुकंदर से, और ये ऑर्गेनिक है, और ये सारा गायों को खिलाने के लिए यहाँ पैदा किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अब इस गौशाला को दिखाता हूँ। ये देखिए, गौ घृत अमृत मंथन धाम, नाम भी इसका ऐसे रखा हुआ है, जो मैंने आपको अमृत का मंथन होते हुए दिखाया। गौ घृत अमृत मंथन धाम है, और ये पूरी की पूरी गौशाला यहाँ 19 एकड़, और अगर पूरा कैंपस देखेंगे तो 150 एकड़ में ये गौशाला है। तो कृष्ण मोहन जी अब हमको इस पूरी गौशाला का भ्रमण कराएंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए। गायों के बारे में, दूध के बारे में, घी के बारे में आपको एक से एक दिलचस्प जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं, गौशाला का भ्रमण करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, उधर पीछे नीम भी लगी हुई है, और ये जो 19 एकड़ मैंने बताया ये तो बहुत छोटा है। ये पूरा 150 एकड़ का मामला है, और पूरा 150 एकड़ आपने जो 105 एकड़ उसमें केवल खेती है। तो खेती मतलब चारा है, केवल गाय के लिए। हाँ, केवल गाय के चारे लगा रखे हमने, विभिन्न किस्में, और सर्दी गर्मी सब में अलग अलग। मेरा कार्यक्रम देखने वाले लोग ये सोच रहे होंगे जी, 105 एकड़ का आपने गौशाला के लिए, गायों के खाने के लिए इतने एम्प्लॉय, मथने वाली 5 महिलाएं, सब कुछ, इतना बड़ा कैंपस, इतनी लागत, तो इसमें आपका व्यावसायिक फायदा नहीं है। नहीं, व्यावसायिक फायदा तो आप नहीं ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ बस ये पैशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इस बहाने से गौ माता की सेवा भी हो रही है, और हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे सब चीज़ें।
इसको भविष्य में बड़े पैमाने पर ले जाकर ये दूध के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। हमको इस साल हम है ना पूरे इसके व्यावसायिक दोहन पे ले जाएंगे कि जैसे जो भी चीज़ आएगी, जैसे मान लो बीटरूट है तो जो बीटरूट हमारे पास एक्स्ट्रा होगा उसका पाउडर बना लेंगे, जैक फ्रूट का पाउडर बना लेंगे, केले का पाउडर बना सकते हैं, ओनियन का पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। गोबर के उत्पादों पे जाएंगे। तो इस साल हमको पूरा गौशाला से जो हो सकता है, गौशाला से तो दूध के प्रोडक्ट आ सकते हैं, जैसे दूध, घी, मक्खन, दही, पनीर और घी, ठीक है। इसके अलावा हमको बाकी सब दूसरे प्रोडक्ट्स पे एक्सप्लोर करना है। लाइन पर जाके प्रॉफिटेबल लेके जाएंगे, हमारा टारगेट है। क्योंकि अभी तो खर्चा भी नहीं निकल रहा है उसका, मतलब प्रॉफिट तो बहुत दूर है। आप एक चीज़ नोटिस करना, जो बैल मेहनत करता है उसकी स्किन को देखना और अंदर बैल की स्किन को, बुल की स्किन को देखना। अभी आप नोटिस कीजिए उसकी स्किन देखिए क्या चमचमा रही है। अब देखिए हम लोग एक ऐसे, पहले तो शेड देखिए, कम से कम 100 फीट का, कितने फीट का है? नहीं, ये कम से कम 200 फीट से ज़्यादा है, 200-250 फीट है ये लंबाई में। 200 फीट का ये शेड देखिए बना हुआ है और एकदम प्राकृतिक। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ का मौसम, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ मतलब कैसा, बिल्कुल। वैसे तो दिल्ली से 35 किलोमीटर दूर है, गुड़गांव से 15-18 किलोमीटर दूर है जी। सोहना। अब देखिए ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये भी बड़ी नायाब चीज़ है, आपको देखने को कहाँ मिले कहाँ नहीं मिले। लेकिन चूंकि मैं आपको नई नई जानकारी, नई नई चीज़ें दिखाने में यकीन रखता हूँ, तो ये देखिए, ये बैलों का ये ईंट लगा हुआ और ये घानी चल रही है। कच्ची घानी के नाम से न जाने कितने सरसों के तेल मार्केट में बिक रहे, मिल रहे, लेकिन असल कच्ची घानी इसको बोलते हैं जिसमें एक बहुत ही मिनिमम रफ्तार से ये बैल चलता है। और ये देखिए इसमें ईंट लगा करके इस पर बिल्कुल जो पुराना गवई ग्रामीण तरीका था, जो वो उस तरीके से ये सरसों का तेल यहाँ पर निकाला जा रहा है। कृष्ण मोहन जी, मुझे आप ये बताइए जी, ये कच्ची घानी, ये लकड़ी किसकी है? ये नीम की लकड़ी है। जो आउटर वाला पोर्शन है वो भी नीम है, हाँ। और जो बीच वाला पोर्शन है वो भी नीम है। तो जब बैल घूमता है तो बीच वाला जो बेलन है, हाँ। वो तो फिक्स्ड है आउटर वाला। ठीक। जो बीच वाला बेलन है वो सरसों के दानों को क्रश करता है, ठीक है। और इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं लगा हुआ, कोई लोहे का, स्टील का कोई टुकड़ा नहीं है, सब पुराने जमाने का है। 100-200 साल पहले गांवों में जी तेल पेरने के लिए जी। कच्ची घानी, हाँ, यही है। एक कम्युनिटी होती थी, उसको तेली कम्युनिटी बोलते तेली, थे। हाँ। वो उनका काम ही ये होता था, गांव की पूरी इकोनॉमी चलती थी कि तेल वहीं से बन रहा है, दालें वहीं पे बन रही है, आटा वाटा सब कुछ गांव में, सब्जी वब्जी सब गांव में होता था। अब ये देखिए, लेकिन मुश्किल बात ये है कृष्ण मोहन जी कि ये जो तेल है, ये एक बैल ऐसे इस स्पीड से चल के ये कितना तेल ये निकालेगा एक दिन में? ये एक दिन में 2 साइकिल चलाता है बस, और हम हर साइकिल पे दूसरा बैल ले लेते हैं, इस बैल को आराम करने के लिए बोल देते हैं। तो आपने 8 बैल रखे हैं? हाँ, तो अभी यहाँ पे जो 4 बैल तो ये दिख ही रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और तो 4 एक शिफ्ट बैल की कितने घंटे की है? 2 से 3 घंटे की एक शिफ्ट है। अच्छा। जब वो तेल निकल जाएगा तो फिर अब उसके बाद में लड़के भी रेस्ट कर लेंगे, तो बैल को भी खाने को मिलेगा। कितना निकलता है सर? इसमें 15 किलो हम डालते हैं इसमें सरसों मैक्सिमम, तो 12, 13, 15 जितना भी डला है उसका 30% के आसपास हमारा तेल 5 मिला। लीटर? हाँ, 15 लीटर पे 5 लीटर। 2 घंटे में 5 लीटर? नहीं सर, 3 घंटे लगते हैं। 5 लीटर? 5 लीटर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या, बैल की मेहनत है, साथ में एक आदमी की मेहनत है, तो दोनों की हम मेहनत जानना साथ में। चाहते हैं कि इस तेल की लागत 1 लीटर कितने पड़ेगी? लागत फायदा छोड़िए। सर हमको ये पड़ता है करीबन 500 रुपए के आसपास, अगर इस पे 2 मजदूर जोड़ देते हैं, क्योंकि एक तो मजदूर है और बैल भी मजदूरी कर रहा है, तो बैल के खाने पीने का, सबका स्वास्थ्य का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक सरसों का तेल अगर शुद्ध कच्ची घानी हो, हाँ। तो 500 लीटर, 500 रुपए तो आपके खर्चे हो जाते हैं। 600 मान तो लो। फिर हम 100-150 रुपए ऊपर करके हम उसमें इससे हम पाम ऑयल यूज लोग कर रहे जाते हैं। हाँ। हमें कई सरसों की ऐसे ऑयल मिल्स हैं, वो जी। सामने सरसों डालते हैं, मिल से वो जी
पिरा के निकलता है जी। और आप उसमें सारे पार्ट्स लोहे के होते हैं हाँ लोहा होता है, और उसमें जो इसमें ठंडा मिलेगा आपको, तेल इसमें ऑयल जो है ठंडा मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे मिलेगा oil। वो गर्म वो रहते हैं। गर्म निकलता है क्योंकि मशीन नहीं, से मुझे आरपीएम का क्या चक्कर है? उसमें सब जितना तेज आप चलाएंगे और जितना उसको कंप्रेस करते जाएंगे उसकी वजह से तेल निकलता है। तो उसकी वजह से मेटल पे हाई स्पीड पे हाई आरपीएम पे आपका तेल गर्म ही होएगा। और तेल के पीछे आयुर्वेदिक की ये मान्यता है कि तेल को एक ही बार लाइफ टाइम में गर्म करना चाहिए। तो या तो आप निकालते टाइम गर्म कर लो और या आप पकाते टाइम गर्म कर लो, और पकाना भी एक ही बार चाहिए। बार बार जैसे मार्केट में जो समोसे वमोसे बनते हैं इसीलिए- वो इसीलिए ऑयल को नुकसान बार बार गर्म करते हैं, उससे नुकसान बहुत है। बिल्कुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप कोई भी तेल का इस्तेमाल करें, एक बार गर्म हो तो एक ही बार में उसका यूज़ करें, बाद में फेंक दें, या जितना भी गर्म कर रहे हैं उसको यूज़ कर लें। बार बार गर्म करने से बहुत बीमारियों को जन्म देता है। और दूसरी बात, ये तेल, ये आटा, ये घी, ये सब्जी, ये सब में मिलावट होने की वजह से जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, उतना प्रोडक्शन है नहीं। इसमें मिलावट होने की वजह से ही ये कैंसर, ये लीवर, ये किडनी, ये हार्ट, ये ब्रेन, ये सब की बीमारियों का कारण भी ज़्यादातर ये मिलावटी चीज़ें ही हैं। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बॉटल रखी हुई दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कितने लीटर का है? ये 1 लीटर की बोतल है। ये तो ब्लैक लेबल की तरह लग रही है। पैकिंग आपने उसी तरह कर दी। जॉनी नहीं, ये जो वॉकर बॉटल ब्लैक आती है ना, ये हल्की सी ब्लैकिश कलर की आती हैं ताकि धूप वूप में रखें तो भी रिएक्शन नहीं हो, लेबल। इसलिए तो हल्का सा ये ब्लैकिश होता है। पीली सरसों की है। ये पीली सरसों की है। पीली और काली सरसों में क्या आप मानते हैं फायदा? पीली सरसों एक तो कम पैदा होती है, इसलिए मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और पीली सरसों महंगी है, और पीली सरसों ज़्यादा गुणकारी है। आमतौर पे काली सरसों ज़्यादा बहुतायत में पैदा होती है। काली सरसों का यूज ज्यादा लोग करते हैं। हाँ, ये क्या ये है? हमारा कोकोनट का है। वो भी इसी कोकोनट भी इसी तरह? कोकोनट भी इसी पे निकालते हैं। कोकोनट का नारियल गोला, कहाँ से लाते हैं? नारियल तो मार्केट से ही खरीदते हैं क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है नारियल। हाँ, तो नारियल का खोल पूरा खरीदते हैं, उसको बीच में से काट के छोटे टुकड़े करके फिर क्रश करते हैं। तो ये बनाने में लागत आपकी सरसों से ज्यादा आती है? सरसों से ज़्यादा आती है इसकी। ये तो 1000 रुपये लीटर हो गया। नहीं, 1000 तो नहीं है, पर 700-800 रुपए के बीच में सारी चीज़ें हैं। और एक और है, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, दुनिया भर में सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में से एक माना जा रहा है। उसकी कीमत वो भी बाजार की रेट है। अब उसमें कितनी गुणवत्ता और कितनी शुद्धता मैं नहीं जानता, लेकिन बाजार में 900, 1000, 1100, 1200 रुपये लीटर ऑलिव ऑयल मिल रहा है, और बोलते हैं कि खाने में वो बेस्ट है। लेकिन वो भी पता नहीं कितना मिलावट है, क्या सही है क्या नहीं। चक्कर क्या है आप कि जैतून का तेल फैक्ट्रियों नहीं में जो बनता है वो अपने मुनाफाखोरी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जैतून के तेल के बारे में? हम जैतून के तेल नहीं निकालते हैं, और जैतून का तेल वैसे भी इंडिया में बहुत कम निकलता है, प्रोडक्शन नहीं है और ना पैदावार है। कुछ एरिया में ही जैतून पैदा होता है। ठीक है, बच्चों की मालिश में बड़ा यूज़ करते थे पहले के टाइम से। लोग कहते हैं 2 चम्मच जैतून का तेल पीने से हाँ पेट और लीवर ये सब बड़ा। हाँ, वो तो उसके गुण है ही हैं, पर जैसे इटली वगैरह में जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है बहुत पॉपुलर है, वहाँ मास स्केल में प्रोडक्शन होता है, और पिज़्ज़ा वगैरह में बड़ा इस्तेमाल होता है। चलिए, तो आप थोड़ा गौशाला की तरफ चलते हैं। अब देखिए, मैं एक और शेड में आ गया। पहली बात तो यह है, जैसा मैंने कहा कि ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है, ना ये कोई प्रमोशन है। पहली बात आप ये जान लीजिए, ना इसकी कोई ब्रांडिंग है। ये एक आदमी, एक परिवार का शौक है, जुनून है, उत्साह है, और मुझे वो नई चीज़ें दिखाने में और जानने में दिलचस्पी रहती है। मैं आया, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये दिखाना चाहिए। ये देखिए, चक्कियाँ हैं, ये पुराने ज़माने की, जो सब कुछ यहाँ पर वही है जो हमारे पुराने ज़माने के जीवन से था। ये चक्कियाँ हैं, ये मसाला पीसने की, ये आटा पीसने की, और ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा पत्थर से यहाँ पर पिसाई का इंतज़ाम है, सब लगा हुआ है। कृष्णमोहन जी कहाँ गए? देखिए, ये हल्दी, ऑर्गेनिक हेलो, हल्दी,
ये हल्दी का भी बिजनेस बड़ा। ये हमारी अपनी पैदाइश है, हाँ वो तो मैं ऑर्गेनिक। जानता हूँ। यहाँ जो कुछ भी है इनके खेत का पैदा किया हुआ है और ऑर्गेनिक। ये देखिए अच्छी हल्दी, और हल्दी के तो इस समय बड़ा चर्चा है उसके स्वाद का और उसके स्वास्थ्य का। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज में भी कच्ची हल्दी का जो जिक्र किया, उससे भी। ये देखिए लाल मिर्च, मसालों की खोज करते ही विदेशी इंडिया आ गए। अच्छा, वो उखल है हमारा। आज जरा जिसमें- बताइए क्या क्या चीजें हैं हमारे ये दर्शकों। मैकेनिकल उखल है। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये पत्थर का है, 1 पीस पत्थर है। अच्छा। और इस शेप में बना हुआ है, और ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है। ये हाँ, ये उखल से क्या? उखल से इसमें मिर्ची और हल्दी के लिए अलग अलग है, तो इसमें डाल देते हैं, तो फिर ये मैकेनिकल चलते हैं। अच्छा, तो अभी खाली है, तो चलाएंगे तो फिर वो नहीं, क्रैक नहीं, होने नहीं, की संभावना है। चलाने की और ये इसमें उखल वाला काम करते हैं, तो इसमें मोटी मोटी सारी कुटाई हो जाती है। तो ये मशीनें कहाँ से लाए आप? ये सब राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से आई है। अच्छा, और ये झरना है, इसमें हम ग्रेडिंग कर लेते हैं कि आपको मोटाई पतलाई कितनी चाहिए। हाँ जैसे आपको पिज़्ज़ा की अगर मिर्ची चाहिए, हाँ हाँ, तो पिज़्ज़ा के लिए मोटी मिर्ची चाहिए, जी जी। तो इसमें मोटा छान लेते हैं हम। इसमें सारे चेंज हो जाते हैं ये। तो मसालों का कुछ व्यवसायिक हाँ, मसाले हम लेके आ रहे हैं इस साल। अच्छा, हाँ, इस साल मसाले सारे लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जिस हिसाब से है तो उसके लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर मसाला बनाना होगा। नहीं, जैसे अब हमारे पास ये 3 चक्की हैं, हाँ तो इसमें 3 यूनिट में 5 हैं चक्की, हाँ, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर में सारा बैच तैयार हो जाता है, तो इससे भी प्रोडक्शन तो अच्छा निकल सकता है। और फिर ये बड़ा एरिया इसीलिए रखा हुआ है कि जैसे मार्केट की डिमांड आएगी वैसे हम इसको बढ़ाते सकते हैं। और इसमें आटे में भी जाएंगे। अच्छा, आप इसको देखें अगर, तो ये लो आरपीएम है, ये पत्थर की चक्की है पर लो आरपीएम पे है। इसमें एक 2 HP की मोटर है, ये 2 HP की मोटर है। जो मार्केट में होती है वो कम से कम 20 HP की मोटर पे चक्की चलती है। जितनी कम स्पीड में चक्की चलेगी, हाँ। उतना ही उसका इसमें जो पौष्टिक आटा, तत्व और हाँ, सारी आटा चीजें। जो है इसमें ठंडा निकलेगा। और वो आटा की चक्की में जब आटा हम वो लेते हैं आप वो देखो गर्म हमेशा रहता है। गर्म निकलता है। और इसमें एक मोटर है 2 HP की। तो मुझे लगता है कि ये उतना बारीक पिसेगा भी नहीं। नहीं, बारीक तो इसमें हम सेटिंग कर सकते हैं, बारीक और मोटे की। तो उसमें प्रोडक्शन हाई होता है, उस चक्की में प्रोडक्शन हाई होता है और हाई आरपीएम पे होता है। तो जितने पोषक तत्व होते हैं वो हीट के ऊपर बर्न होते हैं। बर्न होता है। और दूसरी बात है कि हम अपने ग्राहकों को फिर बोलेंगे कि आप 10 दिन 12 दिन के अंदर में अपना कंज्यूम करो, क्योंकि 15 दिन के बाद तो नेचुरली कीड़े लग जाते हैं। जो मार्केट में जितना पैकिंग का आटा आ रहा है वो 3 महीने की आता है, तो 3 महीने की लाइफ के साथ में प्रिजर्वेटिव दुनिया भर के डलते हैं। ये भी तो सही बात है। चलिए मैं और दिखाता हूँ। अभी खैर इनका इस पैमाने पर है जिसमें अभी तो नहीं है, भविष्य में मसाले के बारे में सोच रहे हैं। अब ये गौशाला का भ्रमण जो मैं कर रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ, ये देखिए इनका अन्न क्षेत्र एवं भंडारण है। यहाँ पर ये चारा की फैक्ट्री है। दलिया बनाया दलिया। जाता है, दलिया या कैटल फीड, कंसंट्रेटेड फीड। ये तो हम अपना खुद बनाते हैं सारा। गायों हाँ, के लिए। गायों के लिए जो दलिया या कैटल फीड, कंसंट्रेट फीड जो भी चल रहा है, तो हम अपना सारा सामान खुद खरीदते हैं और खुद बनाते हैं। और ये करिया पत्ता है, देखिए कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं हाँ, ना। करी पत्ता भी अपने आप में सुपर फूड हो रहा है। और साउथ इंडिया की किचन में तो बहुत हर जगह अहम। है। हाँ, साउथ इंडिया में तो कोई अब खाना ऐसा नहीं है। नॉर्थ में भी एक्सेप्ट करने लगे हैं लोग। सुबह इसके कच्चे कोपले खाने लग गए हैं। अब जैसे कच्चे कोपले आई हुई ना ऊपर, ये हाँ, ये कच्ची कोपले सारी। हाँ। इसमें तो बीज बनेगा, ये कच्ची कोपले हैं, इसको खाया जा सकता है। इसकी सुगंध सूंघ के देखिए। और ये भी ऑर्गेनिक है। देखिए हम आगे जो उगाते हैं सब ऑर्गेनिक उगाते हैं। कड़ी पत्ता का प्रचलन तो अब बहुत ज्यादा है। वैसे साउथ इंडिया में तो कोई डिश विदाउट कड़ी पत्ता नहीं बनती। और रेगुलरली इसके पत्ते खिलाते रहते हैं हम अपनी गायों को। और ऐसे ही नीम का प्लांटेशन है, सहजना का प्लांटेशन है, तो वो सब हम खिलाते अच्छा, हैं। आप ये ये सप्लीमेंट है सबकी। 2-1 लोग हमको मिले, हाँ उन्होंने बताया, हाँ, पता नहीं इसका कोई मुझे ज्ञान नहीं है, ना आयुर्वेदिक ना डॉक्टरी, जी।
लेकिन दो एक लोग मेरे जानने वाले हैं जो कहते हैं हाँ हफ्ते में एक दिन जी, वो नीम का पत्ता ले आते हैं, हाँ हाँ 20-25 जी, धुल देते हैं, हाँ हाँ उसको बॉयल करते हैं हाँ हाँ और उसको छान के एक गिलास पीते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए इससे अच्छा सर जो कुछ लोग नेचुरोपैथी में बिलीव करते हैं हम्म। वो तो नीम की जो कच्ची कोपले होती हैं उसको भी डेली रेगुलर खाते हैं, ठीक है। और नीम एक अपने कोपले आप में मतलब सुपर पत्ते मेडिसिन ना, है। पत्ते हाँ, ना। कोपल मतलब ये होता है जो कच्चे पत्ते, ये जो इनकी हाँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। जो छोटे पत्ते होते हैं ना वो कड़वे कम होते हैं हाँ। और उसमें मतलब उसको खाया जा सकता है इजीली। जो इतना पत्ता मोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उसको फिर चबाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर वो उबाल के पी सकते हो आप। तो उबाल के पीते हैं जो हमको हाँ। फंडा बताते हैं, उसमें कुछ है दम? सर नीम को तो है ना वर्ल्ड वाइड अब एक्सेप्ट कर लिया है कि सुपर मेडिसिन है, तो डीवॉर्मिंग में हेल्प करती है और जो हमारी नेचुरल जो हमारी शरीर की, देखिए नीम का इनका पूरा बगीचा भी है। हाँ वो ये पीछे पीछे जो दिखा रहे हैं ये बहुत कितने कितने ये उसमें करीबन 2 एकड़ में होगा 2 एकड़ में नीम ही लगा रखा है और इन्होंने। बाउंड्री के चारों तरफ भी नीम लगा रखा है। ये सतावर क्यों लगा ये? सर सतावर जो है ये भी सुपर मेडिसिन है और ये औरतों की और गायों की जो प्रजनन क्षमता है। क्षमता है उसको बढ़ाता है, दूध की क्षमता को बढ़ाता है। वो देखिए आपको दिखाते हैं, ये ऊपर जो है ये केवल आपका बेल है, जी। तो इसकी जड़ें जड़ जो ये है, हाँ जड़ ये है, ये वाइट सतावर है। इसमें एक पीली सतावर भी आती है, उसको नेपाली सतावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कच्चा खिला सकते हैं गाय को, ठीक है। और जो औषधि बनती है वो इसको छील के और फिर इसको बॉईल करके और फिर ड्राई करते हैं। हाँ देखिए बीट रूट, चुकंदर इतना बड़ा आप देखे ही नहीं होंगे। ये देखिए जो मार्केट में चुकंदर आता है वो बहुत छोटे साइज का हाँ, वो आता छोटा है इसका। और शक्ल उसकी है ना बहुत बेकार होती है। अब ये देखो कितना सुंदर है और सब कुछ ऑर्गेनिक है, कोई यूरिया, कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल नहीं और डाला गया। उसमें तो खाली ये चारा चुकंदर है। ये चारा चुकंदर। चारा चुकंदर हमारे पास 3 किस्म का है, वाइट, ऑरेंज और रेड। तो ये चारा चुकंदर की फसल है। देखिए ये चारा चुकंदर, यहाँ बोर्ड लगा चारा हुआ। चुकंदर में एक बात और बता दूं कि दुनिया भर में गौशालाओं के मामले में और गायों के बहाने में इंडिया इस वक्त नंबर 1 है दूध के प्रोडक्शन में। और ब्राजील सबसे उन्नत तरीके से, अगर गौशाला और गायों के बारे वो में, जेनेटिक्स पे बड़ा काम कर रहे हैं। ब्राजील सबसे अच्छा काम है। हाँ जेनेटिक्स पे। हम्म। पर गायें हमारे पास अभी भी बहुत खूबसूरत बची हुई हैं। हमको उनका सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना चाहिए और उनकी नस्ल सुधार पे काम करना चाहिए। सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए और जो उद्यमी या जो समाज के और गौ सेवा से जुड़े हुए हैं उनको आगे आना चाहिए। अच्छा एक और बात हमारी हमको ये संस्था, बताइए हमारी सर। एक संस्था भी है IFZCI, जो कि इंडियन फार्मर्स को और जो लैटिन अमेरिकन के फार्मर हैं वहाँ से हम टेक्नोलॉजी इनको उनके बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई किसान जी मेरा कार्यक्रम देख रहा हो दूर दराज गांव का, वो गिर गायों की गौशाला खोलना चाहता हो, उसके पास संसाधन कम हो, जी वो भी अपने गांव में आपकी तरह घी निकालना चाह रहा जी हो और वो घी वाला प्रोसेस और दूध वाला करना जी। चाह रहा हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर जिले, हर कस्बे, हर शहर में अब ऐसी फैमिलीज हैं जो 5,000 रुपए लीटर का घी खरीद सकती है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। ठीक वो बात। 150 रुपए लीटर दूध का भी दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए, मैं भी दे सकता हूँ। अभी छोटे मैं कस्बों दूध पीना मैंने छोड़ दिया जब से पैकेट में आता है, लेकिन अगर 150 रुपए किलो नहीं 200 रुपए केजी भी मुझे दूध मिलेगा तो मैं 1 ही किलो सही, लेकिन अपने पीने के लिए मैं रोज ले सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी ले सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये गांव देहात के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन उनके पास खेत है और सारी, तो वो अगर गौशाला खोलना चाहे तो आपके यहाँ मार्गदर्शन के लिए ये कोई व्यवस्था? हाँ, हमारे यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं देखने के लिए। कोई बात समझनी है वो आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा किसान अपने छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं कि जैसे मान लो 10-10 गायों वाले जो हैं वो 15-20 लोग अगर मिल जाते हैं तो एक ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बना के अपना मार्केट ढूंढ सकते हैं। आजकल छोटे कस्बों में भी 100-125 रुपये लीटर एक्सेप्ट किया जा रहा है दूध को, ठीक है। क्यों? दूध में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है आज के टाइम। तो हम ये दूसरा सवाल देखिए, अगर आप किसान हैं, एक बात आप जान लीजिए, बिना कोऑपरेटिव के, सहकारिता के कृषि उपज में या कृषि से जुड़े धंधों में आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो एक गांव में अगर 5 किसान हैं, वो पाँचों मिल के 5-5 गायें कर लें। अगर 4 गांव के लोग मिल करके
20 किसान 5-5 गाय भी कर ले तो 100 गाय के मालिक वो हो जाते हैं। 100 गाय का प्रोडक्शन एक जगह जा सकता है, एक मार्केट मिल सकती है। बहरहाल मेरा ये है, जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ जी मैं दिल्ली में, नोएडा में, फरीदाबाद, गुड़गांव, जी मैं घूमता ही रहता हूँ। मैं देखता हूँ किसी भी घर में एक गाय नहीं बंधी है, जी। किसी भी घर में। अभी सर जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशंस हैं वो डिस्करेज कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग जो शहरों में रह गए उनको डिस्करेज कर रहे हैं कि आप गाय भैंस मत पालो, और उनको लाइसेंस लेना पड़ता है या एमसीडी से कुछ ना कुछ। तो हम ये पूछते हैं कि ये 6-7 करोड़ की जनसंख्या जो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में है, 8 करोड़ से ज़्यादा है जी। एक भी घर में, रेयर, सब फ्लैट में रह रहे, ऐसे अपनी कोठियों में रहे, एक भी घर में, बहुत मान लीजिए इक्का दुक्का 1 लाख के एक घर में गाय होगी। ये 8 करोड़ लोगों को दूध रोज मिल रहा है, सबके घर में 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर आ रहा है। हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है, वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? गांव में भी। अब हमारे गांव में मुझे नहीं लगता 80% लोगों के पास अब मवेशी नहीं है। गांव में फिर भी बचे हैं, लेकिन शहरों से तो ऑलमोस्ट है ना लुप्त हो गए हैं। तो ये दूध कहाँ से आ रहा है? सर कुछ तो क्या है, अब राजस्थान, एमपी ये बड़े हैं जहाँ से नकली दूध प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तो साधारण सी बात है कि भाई यहाँ इतना तो जब 8 करोड़ लोगों में 8,80,000 लोगों के पास भी गाय नहीं। पर अभी भी कुछ नए उद्यमी आ रहे हैं, नए देसी गौशालाओं पे काम कर रहे हैं, और सरकार भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आप ये देखिए, ये हमने जो हमारे कर्मचारी हैं, गोपालक नीचे रहते हैं और हमारे जो स्टाफ है वो ऊपर रहता है। तो सरकार भी 10 गायों का, 25 गायों का, 50 गायों का, 100 गायों के लिए सब्सिडी दे रही है। मिल्क प्रोसेसिंग के लिए, प्लांट के लिए सब्सिडी दे रही है। आपको बस केवल इकट्ठा होना है, इकट्ठा होने में आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा सरकार से। पर फिर भी छोटे किसानों के लिए भी सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, पर आपको आगे तो आना पड़ेगा। लेकिन सरकारी योजनाओं का फायदा लेके परिश्रम से एक उपक्रम खड़ा करना, जी, ये लोगों के दिमाग में अभी माइंडसेट नहीं बन पाया। हाँ। सरकार की योजनाओं से कैसे फायदा ले लिया जाए और उसका मार के बैठ जाए, इसी में ज्यादा लोग लगे रहते हैं। सरकार का क्या, जितनी भी योजनाएं हैं उनमें सब में पेपर वर्क है ना बहुत जरूरी है। हाँ। तो जो रिक्वायर्ड पेपर वर्क है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो सरकारी सहायता कोई मिलती आपने नहीं। लिए कोई सरकारी सहायता? सर हमारे मतलब हमने शेड वेड बना लिया था। हाँ। उसके बाद एक योजना आई थी कि आप 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो तो 2 करोड़ रुपए सरकार देगी और आपको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन पे काम करना है। तो वो ऐसी एक योजनाएं थी, उसमें शेड बनाओ, पशु खरीदो, ठीक है, और अपना मिल्क प्रोसेसिंग की यूनिट लगाओ। और मतलब 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट में 2 करोड़ 4 करोड़ में 2 करोड़ सरकार दे रही थी। तो दो ही आपका लगेगा? अब तक, हाँ, अब तक वो 100 से ऊपर के केस सरकार सैंक्शन कर चुकी है। 100 से ऊपर जो केसेस है वो कर चुकी है। क्या आप बता रहे जो कह रहे हैं? दरअसल कृषि मोहन जी जिस योजना की बात कर रहे हैं वो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन की स्कीम है, और वो जितनी भी भारत की नस्लें और भी जो भारत में आई हैं नस्लें, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, मतलब आपको उनकी ब्रीड को बढ़ाना है। लेकिन उसकी समस्या क्या थी कि आपको सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं, जो बिंदु तय किए हैं, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। एक बिंदु भी फॉलो हो गया तो आपको आपकी सब्सिडी खत्म वापस। वो तो उसका कागजी नियम बहुत चलता है। उसका ये है कि जैसे आप शॉर्टेड सीमन यूज करेंगे, मतलब कि आप जैसे बछड़ी होगी ऐसा सीमन यूज करेंगे, या बछड़ा होगा ऐसा सीमन ही यूज करेंगे। आपको फीमेल ही लेना है, आपको फीमेल ही लेनी है तो वो वाला सीमन यूज करेंगे। लेकिन भारत की दिक्कत क्या है कि आज भी वो उच्च गुणवत्ता वाले सीमन अवेलेबल नहीं है किसी भी कंपनी के। ऐसे में जो विजनरी गौपालक है या ब्रीडर है वो फंस जाता है एक चक्रव्यूह में कि मुझे इसी का करना, मेरी ब्रीड तो अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन सब्सिडी लेना है, लेकिन मेरा मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। आने वाले 5 साल बाद मैं अपनी 200 गायों का जब 800 हो जाएंगी तो उनको कैसे पालूंगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में कई लोगों ने अपनी सब्सिडी सरेंडर भी की है। अच्छा देखिए, एक बात और है, जब से ये फिजियन गाय आने लगी और नस्ल का मिश्रण हो गया देसी गाय छोड़ करके, तब से दूध का उत्पादन बढ़ा। वो गाय दूध ज्यादा देती है, 8 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर। एक बाद में हरियाणा 80 का रिकॉर्ड क्रॉस किया, 84 का, 82 हरियाणा में इस बार पीडीएफ अभी पंजाब में, लुधियाना में 82 है, 84 है, 80 प्लस का रिकॉर्ड बनाया है अभी पीडीएफ में, अभी पिछले तो अब जो गाय जितना ज्यादा दूध देती है, ये भी कम दूध वाली गाय के दूध की गुणवत्ता बहुत
ज्यादा होती है, इसीलिए देसी गायों का दूध लेकिन एक अच्छा चीज़ और माना है, जाता है। विदेशी गाय आपको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल दूध देगी, लेकिन भारतीय गायों की खूबी है कि आपको 15 16 18 20 साल तक की गायें भी दूध दे रही हैं। हाँ, कम 5 देंगी साल लेकिन उसका पैन ऑफ अंग्रेजी गाय जो और है 5 पूरी साल दुनिया में में। खत्म। अब पूरी दुनिया में कृष्णमोहन जी, जी जितनी मुझे जानकारी है, गायों की ब्रीड सबसे अच्छी इंडियन मानी जाती जी है। हाँ, बिल्कुल। ये भी एक अजीब ही अब बात आप है। सोचिए हर ब्राजील परिवेश की में पूरी पल जाती है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी भारतीय गायों के ऊपर डिपेंड है। हम हर साल अपने फेडरेशन के तहत वहाँ जाते हैं, वहाँ भारत की गायों को लेकर पिछले 90 साल से एक एक्सपो चल रहा है, एक्सपो ज़िबू बोलते हैं, ज़िबू कैटल बोलते हैं इंडियन काउस को। तो उनका 90 साल से हमारी फैन- गायों को फैन बंद लेकर कर दो। एक्सपो चल रहा है, जिसमें अभी समूचा गर्मी लैटिन है ना, अमेरिकन गर्मी कंट्रीज मतलब वो, पार्टिसिपेट करती अभी हैं, ऐसा और नहीं जिसका है ना, सदस्य कि भारत नहीं था आज से humidity 2 साल पहले। पंखा आवाज हो रही 90 साल से ब्राजील वाले भारत की ब्रीड की गायों पर एक्सपो लगाते हैं, और भारत ही उसका सदस्य नहीं था, 2-3 साल पहले बना है। एक एक चीज़ है, सरकारें। और देखिए, अब आपको मैं ले चलता हूँ गौशाला में, और ऐसी भव्य, इतनी शानदार गौशाला आपने देखी नहीं होगी, व्यवस्थित, साइंटिफिक। यह है गिर अमृत फल गौशाला, जो कि हरियाणा के सोहना जिले में है, और कृष्णमोहन जी इसके संचालक हैं, और जिनका मैं पूरी गौशाला आपको दिखाते आ रहा हूँ। आप देखिए, ये मेरी राय कृष्णमोहन जी, आप यहाँ थोड़ा बढ़िया 2-4 हट बनवा दीजिए, जी बनवा रहे हैं जिससे इस साल। मेरे जैसे पसंद के लोग आए, 24 घंटे वीकेंड में अपने परिवार के साथ यहाँ रुकें, और इस तरह का फार्म का आनंद लें, और आप ही के फार्म की सब्जी खाएं, आप ही के फार्म का दूध पिए, देसी घी खाएं, मन हो तो ले जाएं, ले जाने लायक नहीं हो तो उनको सब कुछ आपका ऑर्गेनिक मिले। कुछ ऐसा बनाइए। हाँ प्लान कर रहे हैं सर, इस साल कुछ नए लेके आते हैं प्लानिंग में। आप देखिए, ये साइलेज है, और वो लाहौरी नमक, ये देखिए, हिमालयन ये- पिंक बोलते हैं इसको। ये गायों का चारा है, ये एक गाड़ी है, उससे ये पड़ जाता है। गाय इधर रहती है, बुल इधर रहते, चारा इधर खाते। और ये देखिए नमक, ये चाट के, ये चाटा हुआ है गाय ने, गाय चाट के इसको खत्म कर दी, बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ये सेंधा नमक, इसको सेंधा नमक नहीं, इसको बोलते हैं हिमालयन पिंक या लाहौरी नमक भी। हिमालयन ये पहाड़ से निकलता है, खनिज है ये। हिमालयन पिंक भी बोलते हैं आदमी इसको। खा सकता है कि नहीं? आदमी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम समुद्र वाला सॉल्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। वो सफेद, ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है, इसमें मिनरल्स हैं, और ये पहाड़ का खनिज है। नहीं, इसको मान लीजिए दाल में पकाने में, नहीं, ये नमक की तरह इस्तेमाल करो, उसका पाउडर बन जाता है, गरम और करो। हिमालयन पिंक नाम से आता है, ठीक है। अरे आप तो मंगा लिया, हम लोग ऐसा हमारा नहीं, मिल जाता है सर, मार्केट में खूब मिलता है। पत्थर। हाँ, पत्थर छोटे 2 शेप में आता है, एक तो पाउडर शेप में आता है ये, और एक क्रिस्टल शेप में आता है। 2 शेप में आता है मार्केट में। देखिए ये गाय, सब गीर का कलर ही एक अलग तरह से हो जाता है। हाँ, गिर में वैसे कलर तो अलग अलग भी हैं, जैसे नहीं, पर 90% का हाँ, कलर। जब सबसे जो प्रोमिनेंट है वो इस तरह का है, ब्राउन में वाइट मार्क्स, और बहुत सी गायें पूरा कंप्लीट ब्राउन भी हैं, ठीक है, वाइटिश कलर भी है, डार्क ब्लैकिश कलर भी ज्यादा है। 90% तो ब्राउन ही रहती है। ज़्यादातर ना ब्राउन मिलेगी आपको। तो ये गायों का अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। अब देखिए, वो वाली गाय जो है उसका कलर कितना काला है, हाँ, दोनों का काला काला है, और इस वाली में वाइट में ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो ये सबके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो जैसे जैसे मान लो कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी गाय का, और कोई गाय अभी ब्याई है, या जिन गायों का दूध दे रही हैं, उनको अलग सेक्शन ये में जो रखा हुआ गिर है। गाय है, जी, इनका जो दूध का मामला है, ये क्या है? ये हमारा वो है मोरिंगा। मोरिंगा। मिरेकल ये भी सुपर फूड है। अगर 1 चम्मच इंसान खा ले, हाँ। तो उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, पाउडर खा ले 1 चम्मच, बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। और बीच में वो करिया पत्ता है, फिर नीम है, ये बुल है हमारा। अभी नेचुरल मेटिंग कर रहे हैं,
तो बुल साथ में, गायों के साथ में ही रहता है, और जैसे हीट सिम्टम आते हैं तो बुल फटाफट से डिटेक्ट, बुल को सबसे पहले पता चलता है कि गाय हीट में है, और बाकी गाय हीट में होती है तो उसके सिम्टम भी आते हैं, इसको वाइट डिस्चार्ज होता है पीछे से, फिर वो दूसरी गायों के ऊपर फीमेल गायों के ऊपर माउंट होती है, तो कई पहचान है कि और एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, जब हीट में होती है गाय तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर हाँ, ये देखिए ये करी पत्ता है, और ये हमारा नीम है। अब नीम वैसे इतना कड़वा होता है, पर ये देखिए हम गायों को खिलाएंगे तो नीम कैसा खाएंगी गाय। नीम इनका सबसे पसंदीदा भोजन है। ये देखिए नीम कैसे खा रही है गाय। आओ 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 आओ। अच्छा, गाय ऐसा प्राणी है जिसको पता है कि क्या खाने की चीज़ है और किस में न्यूट्रिशन है। जब गाय चराई पे जाती हैं तो अपने आप चुन चुन के खाना खाती हैं, तो वो अपनी बॉडी की जितनी ज़रूरतें होती हैं सब पूरी कर लेती हैं। देखिए इन्होंने ये लगा रखा है, काऊ ब्रश है ये, काऊ ब्रश। हाँ, तो उसमें गाय खुद ही से आती है, वहाँ खड़े हो जाती है, वो ऑटोमेटिक चलने लगता है, वो उनका स्किन साफ हो जाता है, उनको अच्छा भी लगता है वहाँ खड़े होकर। वो सेंस कर लेता है कि गाय आ गई है। वो और जैसे फिर बॉडी जैसे मूव करेगी गाय, शू शाइनर है, हाँ, जैसे आप लगाते हैं, हाँ, और वो शू शाइन करता हाँ है। हाँ हाँ, वो वैसे सेंसर बेस्ड है, सेंसर बेस्ड है। और जैसे अपना बॉडी को रोल करती है और वैसे ही। नंदिनी, जब भी हम भारतीय और विदेशी गायों की बात करते हैं ना, लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई भारतीय गाय और विदेशी गाय पहचाने कैसे पहचाने। तो उसका सबसे बड़ा जो पहचान का लक्षण है, आप जैसे ये नंदी देख रहे हैं, बुल देख रहे हैं, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर लटका हुआ, हाँ, कुकुंद भी बोलते हैं कई जगह, बींग उसको बोलते हैं। कई जगह इसको अंग्रेजी में हम बोलते हम हैं, तो बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ। और एक आजकल की एक कॉमन भाषा है, उसमें सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं। हाँ। उसमें तो भारतीय गायों में ये ऊंचा होगा, ये गायों का देख लीजिए, ये हाँ, ऊंचा है। बींग ही बोलते हैं इसको हम लोग की तरफ। हाँ, हमारे यहाँ कुकुंद भी बोलते हैं और टांड भी बोलते हैं, कई अलग अलग शब्द हैं इसके लिए। तो यही डिफरेंशिएटर है। बाकी विदेशी गायों में 95% फ्लैट रहता है। फ्लैट रहेगा। यही जर्सी एचएफ सब में वो फ्लैट रहता है। अच्छा, दूसरी एक पहचान ये देखिए कितनी सर, खूबसूरत गाय लग रही है, जो गाय की एकदम आइडियल तस्वीर जो है। इसकी सींग देखिए, इसकी बनावट देखिए, इसकी सींग देखिए। अच्छा सर, एक पहचान और है, देसी गाय हमेशा पुट्ठे की तरह, केक की तरह आपका गोबर करती है। अंग्रेजी गाय कीचड़ करती है, जैसे उसको दस्त लगा हुआ हो हमेशा। हाँ। अगर देसी गाय अगर इसको लूज करेगी तो उसका मतलब देसी गाय की तबीयत खराब नहीं है। ठीक। हाँ, हमेशा ऐसे पुट्ठे में आएगा हाँ, तो उसका गोबर मतलब है जिसको उसको बोलते कोई हैं। रोग नहीं है। ये देखो इधर, देसी गाय का गोबर इस तरीके से हमेशा रहता है, जो कृष्णमोहन जी कह रहे केक की तरह। हाँ, लेकिन हाँ, ये स्वस्थ गाय की स्वस्थ पहचान गाय है। की पहचान है। हाँ, अगर ये कीचड़ हो रहा है, विदेशी गायों का अगर आप गोबर देखेंगे, असल में उपले उपले विदेशी गायों के गोबर से बन भी नहीं पाते हैं। वो बड़ा प्रचलन भी नहीं है। प्रचलन में भी नहीं है, वो बड़ा लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होता है। अगर देसी इसी तरह एक नेचुरोपैथी के विद्वान ने मुझे बताया कि अगर इंसान का हाजमा ठीक हो तो उसकी जो पॉटी है उसका, मतलब ये बात कहने की नहीं, लेकिन चूंकि बात स्वास्थ्य की हो रही है, तो उसका कलर और शेप बनाना यानी केले की तरह होना चाहिए। तो इसका मतलब उस आदमी का लीवर, उस आदमी का डाइजेशन बिल्कुल सही है अगर उस कलर की पॉटी इंसान करता है। और उसी तरह का, ठीक इसी तरह गायों के बारे में। अब ये देखिए बहुत ही मजेदार गायों की ब्रीड है, पुंगनूर। और इसके बारे में जान के आपको बड़ा अचरज भी होगा और अच्छा भी लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो बड़ा चर्चा में था, जिसमें वो छोटी कद की ये गाय पुंगनूर हाँ, पुंगनूर ब्रीड की ये गाय होती है। इनकी अधिकतम ऊंचाई, ये जो सबसे बड़ा ये बुल है, इनकी अधिकतम ऊंचाई 3-3.5 फीट होती है। मोदी जी ने जब उस गाय को मतलब वो वीडियो लोगों ने देखा तो उस गाय एकाएक चर्चा में आ गई। इस ब्रीड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कृष्णमोहन जी और रोहित बिष्ट बताएंगे। पहली बात तो इसकी सर, ये हाइट, मोदी जी जब उनके यहाँ आए तब तक ज्यादा सर वो मिनिएचर हैं, वो मतलब जैसे जो इनका कद छोटा रह जाता है, उनको छोटे कद से क्रॉस करा रहे हैं।
तो वो मिनिएचर बन रही हैं और छोटी। अच्छा। पर ये स्टैंडर्ड इनकी हाइट है और ये दुनिया की सबसे छोटी गाय है। और तिरुपति बालाजी का ये जो मंदिर, पुंगनूर इसको क्यों बोलते हैं? सब पुंगनूर तो किस्म का नाम है। और ये आंध्र प्रदेश में, रोहित जी इधर आइए। रोहित जी, पुंगनूर क्यों कहते हैं? दरअसल आंध्र प्रदेश का एक जिला है चित्तूर। चित्तूर तो जानते हैं? चित्तूर का एक गांव है पुंगानूर। पुंगानूर। पुंगानूर बोलते हैं। तो ये ब्रीड पुंगानूर से पुंगनूर कहलाई अपभ्रंश होके वैसे पुंगानूर है ये नाम। और पुंगानूर दुनिया की सबसे छोटी गाय है। 2.5-3 फीट इसकी हाइट होती है मैक्सिमम। 2 लीटर से 2.5 लीटर से ज़्यादा इसका दूध नहीं होता। ये डेयरी पर्पस की गाय नहीं है, ये एक शौक और एक पुराना जो मंदिरों का रिचुअल था, जैसे आपका तिरुपति बालाजी में इसी का दूध चढ़ा करता था। ये मान्यता थी, आप पता नहीं चढ़ता नहीं कह सकते, लेकिन तब से चढ़ा रहता था। और इनकी जनसंख्या बहुत कम है। प्योरिटी में मानेंगे तो 300-400 से ज़्यादा प्योर गायें भारतवर्ष में नहीं होंगी अभी। तो आप ही के पास 10 हैं। हाँ, हमारे पास 10 है। इसमें से भी आप 3-4 तो प्योर फुल प्योर हैं और 3-4 की प्योरिटी कम है। आप ये प्योरिटी आप किससे नजर आएगी आपको? चेहरे से। चेहरे से, प्लस उसका जो हम्प है देखिए इनमें बहुत डाउन है, बहुत, ये देखिए बहुत डाउन है। लेकिन आपको कुछ में एकदम बहुत परफेक्ट है, बॉडी शेप परफेक्ट है, कलर परफेक्ट है, हॉर्न का स्टाइल परफेक्ट है। तो सर इसको आप शौक के लिए लाएं किस्मों जी? हाँ ये शौक के लिए है सर। ये फिर अपना जो फेडरेशन है उसका मकसद दुनिया को दिखाना है कि भारत में जो 88 स्टिल एग्जिस्ट कर रही है ब्रीड, उनमें कैसे कैसे काम हो रहा है। 88 ब्रीड कहते हैं कि गाय की है अभी हिंदुस्तान, एग्जिस्ट कर रही हैं। उसमें बेस्ट हरियाणा मानी जाती है। नहीं, मिल्किंग की अगर दृष्टि से सभी बेस्ट है हमारी दृष्टि में, लेकिन अगर आप दूध की दृष्टि से देखेंगे तो साहिवाल, गिर, राठी, कांकरेज और रेड सिंधी, ये और थारपारकर। साहिवाल तो हरियाणा हाँ, की और है। थारपारकर, ये मिल्किंग ब्रीड्स हैं। साहिवाल पंजाब हरियाणा दोनों में है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग बचपन में देखते थे तो गायों की हाइट ज्यादा थी, धीरे धीरे गायों की हाइट कम होती गई। वो सब प्योरिटी की वजह से है। प्योरिटी, क्योंकि संवर्धन नहीं हुआ ना, किसी ने भी राह चलते न बुलने सांडने से वो मीटिंग हो गई और वो फलाना नस्ल का था, ये किसी और ये नस्ल देखिए का- केवल बच्चे ही बच्चे हैं। ये सब बच्चे हैं, ये सब आपके यहाँ ही हाँ। पैदा हुए? सब यही हाँ। पैदा हुए। और ये अभी जिनका माँ दूध दे रही है, ये वो जो दूध बच्चे पी रहे हैं, हैं। ये दूध अच्छा। पी रहे हैं माँ का, वो बच्चे हैं ये। वो देखिए उसको चाट रहा है नमक को। हाँ हाँ। किसी भी गौशाला वो देखिए जब गाय। बात करते हैं कि कितनी एथिकली वो काम कर रही है, उसका सबसे अगर हमको चेक करना है कि ये एथिकल गौशाला है या नहीं, तो आप वहाँ जाके पूछिए कि भाई आपके पास जो बछड़े पैदा होते हैं, बछड़े वो कहाँ हैं, वो हमें दिखाइए। कहाँ ले जाते हैं? वो कहाँ ले जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है देश में, ये सबको पता है, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो हम गौशाला जो कहती है कि हम एक भारतीय रीति रिवाज से काम कर रहे हैं और इथिकल हैं, उनसे बस पूछ लीजिए जाके कि आपके अपने बछड़े दिखा दीजिए। बछड़ियाँ नहीं, बछड़े देखने हैं हमें आपके। अरे बछिया तो सब रखते सब हैं। रखते हैं, तो हम आपको अपने बछड़ों की रेंज पूरी दिखा देंगे कि यहाँ पर सारे बछड़े पाले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे पैदा होते हैं, अच्छे बुल के, अच्छी माँ के हैं, वो किसानों को भी देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो संवर्धन कर सके। बाकी सब यही रखते हैं। आपकी पहली गाय कौन सी थी किस्मों जी? नंदिनी है सर, वो उस वाले सेक्शन में, पीछे वाले सेक्शन में। अच्छा। और बाहर उसकी गेट के ऊपर मूर्ति भी बनी हुई है। तो आपको ये गौशाला का जो हम लोग का पूरा देख लीजिए, इतना बड़ा है, दूध निकालने की मशीन से व्यवस्था है। अब आ गई हरियाणा 800 फीट का पूरा शेड है। 700 फीट का दूध निकालने का शेड है, बहुत बृहद पैमाने पर। ये देखिए हरियाणा गाय, इसकी खूबसूरती अपने आप में इसकी एक कद अलग काठी देखिए सर। ये देखिए, यही मैं कह रहा था, ये इतनी जो यहाँ की स्थानीय नस्ल है वो यही नस्ल है। यही है। ये देखिए, इसकी लंबाई देखिए, और इसका धवल रंग जिसको कहते हैं। अब हम जो कह रहे थे, देखिए इसमें भी हम्प है, वो हाँ हाँ। सब में मिलेगा। भारत की जो नस्लें होंगी सब में मिलेगा, किसी में कम, किसी में थोड़ा ज्यादा होगा। देवरहवा बाबा एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संत थे। वो रहते थे, ये गंगा तीरी रखते थे। हाँ, और वो कहते थे कि भारत को अगर विकासशील होना है
भारत की संस्कृति को अगर दुनिया में छाना है, जी भारत मतलब वो हर तरह से कि सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जी नैतिक तौर पर अगर भारत को मजबूत होना है तो उसे अपने गाय माता का संवर्धन करना होगा, जी। गौशालाओं को बढ़ाना होता है, गायों को बढ़ाना होगा और उनका जो पुरातन संस्कृति में गायों को माँ का स्थान दर्जा दिया गया था और उनकी पूजा की वो इसलिए क्योंकि साइंटिफिक था ना सर, खेती गाय पर निर्भर थी और खेती का जो आधार था वो गाय ही थी। गाय, गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य इन सब से ही खाद बनती थी, तो इसीलिए वो उसके पीछे वो विजन था। ऐसे नहीं, कई बाबा आ गए बीच में, आयुर्वेद और गौ माता और गायों की बात करके उनके पास उन्होंने, उनकी गौशाला में देख लेंगे तो प्योरिटी नजर आ जाएगी कि कितनी प्योरिटी है या कितनी है। वो मैं देख आया हूँ बहुत जगह का। जी। बहरहाल आप देखिए गायों के ये दूध देने वाली गाय हैं, दूध देने वाली गायें कितनी बड़ी रेंज है यहाँ पर। वो सोना में। हीफर है, जवान बछड़ियाँ लगभग 150 के आसपास मिल्किंग वाली गाय। इस गौशाला का एड्रेस, फोन नंबर, और अगर आप भी किसान हैं और गौशाला बनाने में या गायों के संवर्धन में या गीर गायों में या देसी गायों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जगह जगह गौशाला के बारे में, कृष्णमोहन जी के बारे में, संपर्क सूत्र रोहित बिष्ट के बारे में, ये लोग गायों के बारे में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर जाकर के प्रेजेंटेशन देते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर फ्रांस, ब्राज़ील और देश भर, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के लोग आते हैं और ये गौशाला की जो व्यवस्था है साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करते हैं और म्यूचुअल यानी उनसे कुछ अच्छी चीज़ें ये लोग लेते हैं, इनसे कुछ अच्छी चीज़ें वो लोग लेते हैं। आप भी फ़ायदा उठाइएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना दिखाना था कि गायों का भविष्य ही हमारा भविष्य है। नमस्कार।